नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी जो है वो कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं सरोज स्वागत करती हूँ आपका आज की इस क्लास में। और आज की जो क्लास है, आपको पता है, हम जो है वो सीटेट की प्रिपरेशन जो है वो कर रहे हैं। सीटेट, और यदि आप एचपीटीजीटी कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आपके लिए ये जो क्लास है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रहने वाली है। तो चलिए, सीटेट और एचपीटीजीटी कमीशन के लिए क्वेश्चंस जो है वो पढ़ लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और एक तरह से ये पीवाईक्यू भी है, क्योंकि किसी न किसी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। तो इसमें जो है, आज की क्लास में हम जीके प्लस एसएसटी प्लस ईवीएस के क्वेश्चन जो है वो पढ़ने वाले हैं। साथ में एक दो क्वेश्चन हो सकता है करंट अफेयर के भी रहे, ठीक है। ईवीएस से रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चन होंगे, एसएसटी में पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाले हैं, जियोग्राफी के एक दो क्वेश्चन रहने वाले हैं। मतलब हर तरह के क्वेश्चंस का जो एक सीक्वेंस है, या हर तरह के क्वेश्चन का एक मिक्सचर आप कह सकते हो, वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। वीडियो जो है या क्लास जो है वो बहुत लंबी तो नहीं होने वाली है, बहुत मतलब छोटी भी नहीं होगी लेकिन बहुत लंबी नहीं होगी। तो क्लास को बीच में छोड़कर बिल्कुल भी ना जाएं, क्लास को एंड तक जरूर देखें। और अगर आपको क्लास जो है वो बेनिफिशियल लगती है तो प्लीज क्लास को लाइक करके जरूर जाएं और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी क्लास जो है वो कैसी लगी। और अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप अभी तक चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल पर विजिट नहीं किया है तो प्लीज चैनल पर विजिट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है, भोपाल गैस त्रासदी जो है ये कब हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 3 दिसंबर 1984 में, 3 दिसंबर 1984 में, ठीक है। 3 दिसंबर 1984 में ये भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। एक गैस जो थी उसका रिसाव हुआ था। उस गैस का नाम भी कई बार पूछा जाता है, तो उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनेट जो थी, उस गैस का इतनी भारी मात्रा में रिसाव हुआ था, या फिर ये कह सकते हो कि इतनी भारी मात्रा में ये गैस जो थी, ये इसका ये नुकसान हुआ था, त्रासदी हुई थी। उसमें लगभग 2500 से भी अधिक लोग जो थे वो मारे गए थे और बहुत सारे लोगों को इस गैस से प्रभावित जो था वो किया था। तो किसी बुक्स में 4 दिसंबर है, किसी बुक में 3 दिसंबर है। तो ये ईयर मैटर करता है, डेट 3 या 4 दोनों में से एक होगी, वो आपने देख लेनी है। एक बार जरूर इस क्वेश्चन को चेक कर लें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जियोग्राफी से रिलेटेड है कि भूगोल जो है ये कौन सी भाषा का शब्द है, ठीक है। ये जो भूगोल है, जियोग्राफी जो है, हिंदी में हम भूगोल कहते हैं, ये शब्द जो है ये कौन सी भाषा से आया है? तो ये लैटिन भाषा का एक शब्द है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, लैटिन भाषा का ये शब्द है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भूगोल के जनक कौन थे, तो भूगोल के जो वास्तविक जनक या फिर जनक पूछे जाते हैं, या वास्तविक जनक लिखा गया होगा, तो आपने हिकेटियस को ही जो है वो टिक करना है। हिकेटियस जो थे ये भूगोल के वास्तविक जनक थे, ठीक है। इनके द्वारा ही भूगोल की जो संस्थापना थी या स्थापक थे, ये हिकेटियस थे, टीएस थे। और आधुनिक जनक के रूप में अगर आपसे पूछा जाता है तो एबी हम्बाल्ट जो थे, एबी हम्बाल्ट जो थे ये आधुनिक भूगोल के जनक माने जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, वास्तविक जनक वैसे हिकेटियस हैं। और अगर आपसे आधुनिक जनक पूछे जाते हैं भूगोल के, तो एबी हम्बाल्ट जो हैं ये आधुनिक जनक भूगोल के कहे जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं सिख धर्म से रिलेटेड। तो यहाँ पर सिख धर्म पूछा गया है कि सिखों द्वारा प्रचलित चांदी के सिक्कों का क्या नाम था? तो सिखों ने जो चांदी के सिक्के चलाए थे उनका नाम क्या क्या रखे थे? उन सिक्कों के नाम थे देग, तेग और फतेह, ठीक है। देग, तेग और फतेह उन सिक्कों के नाम जो थे वो रखे गए थे, ठीक है। तो सिख धर्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे भी जाते हैं। जैसे कि गुरु नानक देव जी का जन्म पूछ लिया जाता है, उनका जन्म हुआ था 1469 में, ठीक है, वो आपने याद रखना है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऐसे कौन से सिख गुरु थे जो जिनसे जो है वो अकबर बहुत ज्यादा प्रभावित था? तो वो सिख गुरु जो रामदास थे उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित था। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो वो भी सिखों के जो तीसरे गुरु थे, गुरु रामदास जी, उनके द्वारा ही जो है वो स्थापना की गई थी इसकी, अमृतसर शहर की, जो अकबर के द्वारा उनको भूमि दान में दी गई थी, उसके ऊपर इनके
द्वारा जो था वो अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास जी के द्वारा जो थी वो की गई थी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, अगर आप ब्रीफली ये सिख धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इनको पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर CTET नाम से एक प्लेलिस्ट मैंने डाली हुई है, वहां पर मैंने ब्रीफली एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है सिख धर्म के ऊपर, उसको आप देख जरूर जाकर चेक कर सकते हो या उससे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि नेपाल की राजधानी क्या है। ठीक है, नेपाल की राजधानी जीके का क्वेश्चन है ये। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। ठीक है, नेपाल की राजधानी जो है ये काठमांडू है। ठीक है, इसी तरह से हमें और भी अपने पड़ोसी देशों की राजधानियां हमें पता होनी चाहिए। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, वो भी आपने पढ़ लेनी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब SST से रिलेटेड क्वेश्चन है, पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो था ये कब हुआ था। तो दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था ये 7 दिसंबर 1931 में हुआ था। ठीक है, 7 दिसंबर 1931 में हुआ था ये। और ये सम्मेलन जो था इसमें महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था और दूसरी तरफ आपको पता है ब्रिटिश सरकार थी। और तो ये आपने याद रखना है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में ये हुआ था। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक तरह से जीके का क्वेश्चन है कि नवाबों का शहर जो है ये किसे कहा जाता है। तो नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। ठीक है, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। इसी तरह से एक क्वेश्चन हमने शायद लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि मसालों का शहर किसे कहा जाता है या मसालों का राज्य किसे कहा जाता था। तो वो केरल को कहा जाता है। ठीक है, केरल से रिलेटेड एक त्योहार अगर पूछा जाता है तो वो ओणम है। ठीक है, इसी तरह से तमिलनाडु में पोंगल है, असम में बिहू है, मतलब हर तरह के त्योहार जो है वो भी पूछे जा सकते हैं। तो ये भी आपने पढ़ लेने हैं। तो ये नवाबों का शहर हमने पढ़ा, लखनऊ को कहा जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम जो है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो भरतनाट्यम ये बहुत बार पूछा जाता है, सॉरी भारत लिख दिया है, भरतनाट्यम होगा। तो भरतनाट्यम जो है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। ठीक है, ये आपने जरूर याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शास्त्रीय नृत्य है एक तरह से, तो ये तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। और कथकली अगर आपसे पूछी जाती है तो कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। उसी तरह से अगर अकेला कथक ही पूछा जाता है तो वो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, कथक जो है वो उत्तर प्रदेश और कथकली जो है ये केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। और केरल का त्योहार तो मैंने आपको बता ही दिया, ओणम है। ठीक है, तो ये आपने जरूर याद रखने हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा है। सरदार वल्लभ भाई की ये प्रतिमा है और इनको जो था वो लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। एक आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इनको, लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और अगर आपसे इस यूनिटी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की अगर आपसे ऊंचाई पूछ जाती है तो लगभग 182 फीट ये ऊंची प्रतिमा इनकी बनाई गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और 597 फीट अगर पूछा जाता है, सॉरी मीटर होगा यहाँ पर, अगर मीटरों में आपसे पूछा जाता है तो 597 मीटर ये होगी और 182 फीट ये प्रतिमा जो है वो इनकी बनाई गई है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है वो लौह पुरुष भी कहा जाता है और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो थे ये एक बहुत महत्वपूर्ण रोल इनके द्वारा प्ले किया गया है इंडिया में। तो क्या रोल प्ले किया गया है, जब भारत को आजादी मिली थी तो एक तरह से भारत जो था एक मतलब बिखर गया था भारत जो था, तो इसको राज्य के रूप में जो इकट्ठा करने का श्रेय जो जाता है सबसे ज्यादा वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है। जो देसी रियासतें थी उनको इकट्ठा करने का, भारत में मिलाने का जो श्रेय जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है। इसलिए इन्हें लौह पुरुष की जो उपाधि है वो भी दी गई है और इनका जो ये नाम के साथ सरदार लगता है ये भी इनकी उपाधि ही है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत, ठीक है, पद्मावत जो है ये किसने लिखी है। पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई है। ये सूफी संप्रदाय की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक आप कह सकते हो इसको। ठीक है, तो ये सूफी संप्रदाय की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बुक है पद्मावत। इसके ऊपर एक मूवी भी बनाई जा चुकी है, अगर आप उसको देखकर भी इस नाटक को समझ सकते हो। और मलिक मोहम्मद जायसी इसके राइटर हैं और 1540 में ये पुस्तक जो है पद्मावती ये लिखी गई है और ये अवधी भाषा में लिखी गई थी। सूफी परंपरा की ये महत्वपूर्ण पुस्तक पद्मावत जो है ये है। ठीक है,
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पॉलिटी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं। तो जब मूल संविधान की जब रचना की गई थी तो उस समय जो था ये संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो 8 अनुसूचियां थी और 395 जो थे ये अनुच्छेद मूल संविधान में थे। ठीक है, ये आपने जरूर याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत जो थी वो की थी। तो दीन इलाही धर्म की शुरुआत की गई थी मुगल सम्राट अकबर के द्वारा। और अकबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि मुगल सल्तनत का ऐसा कौन सा सम्राट था जो बिल्कुल अनपढ़ था। तो वो था अकबर। ठीक है, अकबर था जो कि सबसे छोटी उम्र में ही सम्राट जो था वो बन गया था। उसने लगभग 13 या 14 वर्ष की आयु में ही राजगद्दी पर वो बैठ गया था, इसलिए ये पूरी तरह से एक अनपढ़ सम्राट था और ये 1582 में ये सिंहासन पर ये बैठा था। ठीक है, ये आपने जरूर याद रखना है। इसने 1582 में दीन इलाही धर्म की शुरुआत जो थी वो की थी। आगे है कि राष्ट्रीय गान जो है हमारे देश का राष्ट्रीय गान क्या है हमारा, जनगण मन। तो उसको गाने में कितना समय लगता है, तो इसको गाने में लगभग 52 सेकंड का समय जो है वो डिसाइड किया गया है। तो जनगण मन जो हमारे देश का राष्ट्रीय गान है उसको लिखा किसने है, उसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, जो कि हमारे देश के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। ठीक है, उनको गीतांजलि के लिए जो था वो साहित्य गीतांजलि के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सबसे पहले 1913 में ये नोबेल पुरस्कार उनको दिया गया था और ये पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो ये भी आपने याद रखना है, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनके द्वारा राष्ट्रीय गान लिखा गया था। उसके लिए राष्ट्रीय गान के लिए लगभग 52 सेकंड का समय जो था वो डिसाइड किया गया है कि लगभग 52 सेकंड में राष्ट्रीय गान का गायन जो है वो पूरा किया जाना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन जो है ये किस रोग के इलाज के लिए उपयोगी होती है। इंसुलिन जो है ये कौन से रोग के लिए उपयोगी होती है, ये कौन से रोग की एक तरह से दवाई आप कह सकते हो होती है। तो ये डायबिटीज आप शुगर कह सकते हो, डायबिटीज कह सकते हो, उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एक तरह से दवाई है। ठीक है, इंसुलिन है। इंसुलिन जो है ये डायबिटीज के लिए लिया जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भारत और पाकिस्तान के जो अलग करती है वो कौन सी रेखा है, तो वो रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, उसी तरह से भारत और चीन के मध्य की अगर बात की जाती है तो वहां पर मैकमोहन रेखा है। ठीक है, मैकमोहन रेखा है। पाक जल डब्रू मध्य जो है वो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, तो ये भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा अलग करती है वो रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। सर रेड क्लिफ के द्वारा ये रेखा जो थी वो निर्धारित की गई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तरह से क्वेश्चन बन जाता है आपका। ठीक है, सीमाएं पूछी जाती हैं आपसे। ठीक है, बात आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटी से रिलेटेड की संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार जो है ये दिया गया है। तो संविधान के मौलिक अधिकार जो है ये रहते हैं 14 से लेकर 18 तक जो है वो समानता के अधिकार की बात की गई है। इसमें एक तरह से किस कानून के समक्ष समानता दी गई है या फिर छुआछूत का अंत किया गया है उसकी समानता दी गई है। उसी तरह से उपाधियों का अंत कर दिया गया था। जो सरकारी नौकरियां थी उनमें अफसरों की समानता दी गई थी। बहुत सारी इसी तरह की स्वतंत्रताएं जो थी वो मौलिक अधिकारों के रूप में भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई थी। अब अगर आपसे पूछा जाता है ये जो मौलिक अधिकार हैं, ये जो मौलिक अधिकार हैं आपको संविधान की तरफ से मिले हैं भारतीय नागरिकों को, ये संविधान के किस भाग में हैं, तो ये संविधान के भाग नंबर 3 में है। ठीक है, भाग नंबर 3 में ये कहे गए हैं। इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों को किसने संविधान की आत्मा कहा था। तो मौलिक अधिकारों को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा जो था वो कहा था और वो मौलिक अधिकार था अनुच्छेद 32। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको उनके द्वारा जो था वो संविधान की आत्मा जो था वो कहा गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान में
जो संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया था? अब मैं ये आपको बहुत बार बता चुकी हूँ ये बात कि जब हमारे देश का संविधान बनना था, जब हमारे देश के लिए संविधान सभा का गठन हो रहा था, तो उस समय जो था एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इतने बड़े देश के लिए कानून जो है, नियम जो है वो किस प्रकार से बनाए जाएंगे। तो हमारे देश के सभी जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम हर देश के संविधान से कुछ ना कुछ जो है वो एक तरह से अर्जित करेंगे, उससे अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जो भी जिस भी संविधान की कोई चीज अच्छी लगती थी उसको वहां से अडॉप्ट जो था वो कर लिया जाता था। अब ये कहा गया कि हमने संविधान का निर्माण तो कर दिया है, लेकिन संविधान ऐसी एक लिखित संविधान भारत का था, तो इसको एक तरह से लचीला रखा गया कि इसमें ऐसा नहीं है कि जो नियम कानून बना दिए गए हैं वो तो रहेंगे, लेकिन उसमें संशोधन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है कल को हमें किसी चीज की जरूरत लगे संविधान में जो हमसे छूट गई हो, उसको हमें ऐड करना होगा, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए संशोधन का प्रावधान रखा गया, ठीक है। एक तरह से अमेंडमेंट जो है उसका प्रावधान रखा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम संविधान में कर सके, ठीक है। तो ये जो अमेंडमेंट वाला संवैधानिक संशोधन वाला जो विचार था, ये कौन से देश से चुराया गया था या लिया गया था, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हो, चुराया भी गया कह सकते हो, क्योंकि वहां से अडॉप्ट किया गया था, उस विचार को वहां से उठा के भारतीय संविधान में डाल दिया गया था। तो आप इसको कह सकते हो कि ये दक्षिण अफ्रीका से ये विचार जो था वो लिया गया था, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से इस विचार को लिया गया था। उसी तरह से अगर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अगर बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं, तो वो भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 में विराजित है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि वो कहां से लिए गए थे, तो वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। तो इसी तरह से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो वो आपने याद रखते हैं। संवैधानिक विचारों का जो प्रावधान है कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पहला संवैधानिक संशोधन कब हुआ था, तो पहला संवैधानिक संशोधन 1951 में हुआ था, ठीक है। 1951 में ये पहला संवैधानिक संशोधन हुआ था, जिसमें नौवीं अनुसूची को जोड़ दिया गया था, जिसमें पंचायती से रिलेटेड जो एक वर्णन था वो किया गया था, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की कौन सी ग्रंथि जो है उसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। शरीर की कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि जो है वो कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि कहते हैं पीयूष ग्रंथि को, जिसको हम इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं हम उसको। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये बहुत एक तरह से मास्टर ग्रंथि ये हमारे शरीर की कहलाती है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि आपने ग्लैंड आपने याद रखना है। पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि हमारे शरीर की कहते हैं। चलिए बात करते हैं आज की क्लास का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है ये आज की क्लास का। तो ये क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में ऐसे पहले कौन भारतीय थे जो गए थे? तो अंतरिक्ष में पहले भारतीय जो गए थे वो राकेश शर्मा गए थे, ठीक है। राकेश शर्मा जो थे ये पहले भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे। उसी तरह से अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो वो कल्पना चावला थी, ठीक है। कल्पना चावला का भी आपने नाम याद रखना है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इसमें आई होप कि आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे होंगे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं भी क्वेश्चंस। ये आपको मैंने ब्रीफली डिफाइन करके ये क्वेश्चन बता दिए हैं, या इन क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड बनते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। एग्जाम हॉल में मतलब इस तरह के ही क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं। कई बार हो सकता है कि क्वेश्चन के फॉर्म को थोड़ा सा घुमा फिरा दिया गया हो। तो इसी तरह से अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो प्लीज मेरे चैनल के साथ जरूर जुड़ें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पर अभी तक नए आए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को जरूर शेयर करें। और अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं या इसी तरह से और भी इंटरेस्टिंग क्लासेस या इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आप चाहते हो तो प्लीज क्लास को लाइक जरूर करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी क्लासेस जो है वो कैसी लगती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।